हेलो। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा का क्षति। अब इलेक्ट्रोस्टैट का सारा टॉपिक पढ़ते पढ़ते हम लोग आखिरी टॉपिक पर पहुंच गए हैं। अब जो है हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा वान डी ग्राफ जनरेटर। ये जो है सो सेकेंड एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है और पूरे इलेक्ट्रोस्टैट का भी आखिरी टॉपिक है। स्थिर वैद्युतिकी का ये अंतिम टॉपिक है। इसके बाद जो है सो हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट हो जाएगा। कह सकते हैं कि ये जो है सो इलेक्ट्रोस्टैट का हम लोग का आखिरी क्लास है और इसके बाद बस दूसरा चैप्टर का जो है सो एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल एक साथ करवा देंगे। एक क्लास में कोशिश करेंगे जो एक क्लास से पूरा न्यूमेरिकल हो जाए और तब जा कर के हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करने का मतलब कुल मिलाकर के आज इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग को समाप्त कर लेना है। ठीक है, तो अब जो है सो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग दे दीजिए वान डी ग्राफ जनरेटर। हिंदी में लिखिएगा वान डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पिछला कुछ टॉपिक में था डेरिवेशन ये सब था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ इस्तेमाल हो गया था, थोड़ा सा कष्टकारी हुआ होगा, दिक्कत हुई होगी। तो अब जो है इसमें ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी है, इसलिए इसको आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डेरिवेशन इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कुछ है नहीं जो कि आपको ज़्यादा परेशान करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। नाम है वान डी ग्राफ। ये वान डी ग्राफ जो है सो वैज्ञानिक का नाम है, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ। ठीक है, और वो एक जनरेटर बनाए। जनरेटर आप लोग समझ सकते हैं कि जनरेटर जो होता है, जनरेटर के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बनाता है, जिससे कारण जो है सो हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। लेकिन वो जनरेटर जो जनरेटर हम लोग देखे हैं या हम लोग के घर में जो उपयोग होता है सो जनरेटर और ये जनरेटर में अंतर है। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बना हुआ है, लेकिन ये जनरेटर जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है। ये इलेक्ट्रोस्टैट पर काम करता है, ये चार्ज पर काम करता है और वो चार्ज पर काम नहीं करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर काम करता है, जिसके बारे में पढ़ना भी है आप लोगों को। ये फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ना है। आगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा एक चैप्टर का नाम है जिसमें जनरेटर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो वो तो हुआ एसी जनरेटर, वो अलग तरह का जनरेटर है। और ये जो है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, ये स्थिर वैद्युतिकी पर ये काम करता है। ठीक है, आखिर क्यों बना, इसका उद्देश्य क्या है? तो कहीं कहीं जो है सो खास करके जो न्यूक्लियर लेबोरेटरी है वहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा ही वोल्टेज, 10,000 वोल्ट, लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट, करोड़ वोल्ट, मिलियंस ऑफ वोल्ट में हम लोग को ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस परिस्थिति में जो है सामान्य जनरेटर ऐसा कोई नहीं बना है जो कि इतना मिलियंस ऑफ वोल्ट प्रोड्यूस कर सके, उत्पन्न कर सके। इसलिए रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ ने इस तरह का एक जनरेटर निर्माण किए जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पर ये बना हुआ है और ये जो है सो बहुत अधिक वोल्ट, करोड़ों वोल्ट तक, ये मिलियंस ऑफ वोल्ट तक ये जो है सो ये उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब जो है सो इसका हम शुरुआत करते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर आखिर ये किस तरह से पॉसिबल है। 10 लाख वोल्ट, 20 लाख वोल्ट, 1 करोड़ वोल्ट, ये फिर किस तरह से ये पॉसिबल है, कैसे ये संभव हो सकता है? तो हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर पर, इसका बेसिक चीज़ समझ लीजिए, कोई भी कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर है, इस पर अगर चार्ज आप देते हैं तो आप ये बात को जानते हैं कि जैसे जैसे कोई भी चीज़ पर चार्ज दिया जाता है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V से चार्ज के थ्रू उसका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे चार्ज इसका राइज करेगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे वोल्टेज इसका क्या होगा, बढ़ेगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है। इस जनरेटर को बनाने का जो मूल कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर ये बना, जिसका निर्माण हो पाया, उसका मूल सिद्धांत यही, मूल कॉन्सेप्ट यही हो जाता है कि चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जनरेटर में किया भी यही जाता है कि किसी प्रोसेस से इसके चार्ज को सिर्फ बढ़ाया जाता है तो ऑटोमेटिक जो है सो इसका पोटेंशियल जो है सो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो चलिए, अब ये वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या चीज़, अब ये वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या चीज़, तो इस पर बात करते हैं।
तो हाँ देखिएगा, यह एक स्थिर वैद्युतिकी जनित्र है। वान डी ग्राफ जनित्र हिंदी में लिखिएगा। यह एक स्थिर वैद्युतिकी जनित्र है जो लाखों वोल्ट उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन बनाए हैं इसको? रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट जे वान डी ग्राफ। चलिए, तो ये दे दिए हैं। अब ये कैसे काम करता है, किस तरह से ये होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उस पर हम बात करते हैं। ध्यान रखना है, इस पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सामान्यतः यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमको कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रिंसिपल को हम लोग समझ पाएंगे। तो इसका फिगर क्या है, सो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, सब बनाने का तरीका देखिए। ये जो है इसमें एक सेमी स्फीयर अर्धगोला, क्लियर है। ये आधा गोला बना लिए रे भाई, गेंद का आता आधा कटा हुआ। चलिए, इसका त्रिज्या बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक रेडियस का होता है, और ये स्थित रहता है किस पर? एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर। ये जो है सो एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये फिक्स रहता है। यहाँ ध्यान से देखना है, मतलब यहाँ से ये जो है सो स्फीयर है, एस हम देते हैं, ये स्फीयर हुआ, और यहाँ से यहाँ क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड है। क्यों? हाँ, और ये गोला जो है सो किसी का बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है, और ये जो है सो मेटल का नहीं बना हुआ है, ये इंसुलेटिंग कुछ अलग पदार्थ का बना हुआ है। अब इसके अंदर एकदम सिंपल सा फिगर बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? दो घिरनी रहता है, पुल्ली समझ रहे हैं, घिरनी समझ रहे हैं। इसके अंदर दो घिरनी रहता है, नीचे वाला का नाम होता है P1 और ऊपर वाला का नाम होता है P मतलब पुल्ली, घिरनी। और ये दोनों घिरनी एक बेल्ट, इंसुलेटिंग बेल्ट, इसका भी कुछ विशेष अर्थ निकलता है कि आखिर इंसुलेटिंग बेल्ट नाम क्यों, मतलब इंसुलेटिंग बेल्ट कुचालक पदार्थ का बेल्ट क्यों दिया गया, इसका भी कुछ खास कारण है। तो चलिए, अब ये दोनों घिरनी, इसका फिगर यहाँ तक समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है। अर्धगोला, इंसुलेटिंग स्टैंड, और दो घिरनी P1 और P2, और किसी से संयोजित है, किसी से कनेक्टेड है? इंसुलेटिंग बेल्ट से ये कनेक्टेड है, जिसमें पुल्ली P1 जो होता है सो एक मोटर से कनेक्ट रहता है। ये एक मोटर से कनेक्ट रहता है। क्यों? इसको घुमाने के लिए तो मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि घिरनी है तो निश्चित घुमाना है। घुमाने से क्या होगा, बात करते हैं, हम बाद में बात करते हैं, ध्यान से आप लोग समझना है आप लोग को। तो ये तो आगे की बात है, जो घूमने के बाद फिर क्या होगा, लेकिन घुमाना तो है भाई, घिरनी लगाए तो घुमाना है। तो अब इसमें दोनों घिरनी जो रहता है एक इंसुलेटिंग बेल्ट से ये अटैच रहता है। अब इसमें और भी कुछ चीज़ होता है। एक तो यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब को दे दिया जाता है, ये अधिक आयन को ये ग्राउंड करता है, ये ग्राउंडेड किया रहता, ग्राउंड किया हुआ रहता है, इसको हम दे सकते हैं टी, डिस्चार्ज ट्यूब ये होता है, ये आयन को ग्राउंड करता है। चलिए, अब यहाँ देखिए, इसमें जो है दो कंघी लगा हुआ रहता है, कंघी समझ रहे हैं ना, बाल ठीक करने वाला। चलिए, ये तो कंघी टाइप का दो चीज लगा हुआ रहता है, यहाँ ध्यान देखना है। ये कंघी क्या है सो समझते हैं हम। अब चलिए, ये कंघी जो होता है, कंघी इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये जो है सो कंघी की तरह ही, जिस तरह से कंघी में दांत होता है, नोक रहता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी नोक रहता है। लेकिन सामान्यतः हम लोग जो कंघी का इस्तेमाल करते हैं वो किसी का बना होता है? प्लास्टिक का बना रहता है। लेकिन ये जो होता है सो मेटल का, धातु का बना होता है ये कंघी। अब इसमें ये दो कंघी हुआ, नीचे वाला का C1 नाम है, दूसरा का ऊपर वाला का नाम है C2। C1 C2, C मतलब कॉम्ब, तो कॉम्ब 1 कॉम्ब 2, क्लियर है। कॉम्ब 2 जो रहता है सो ये जो सेमी स्फीयर है, अर्धगोला है, उससे अटैच रहता है। यहाँ ध्यान देना है,
कंस्ट्रक्शन को पहले हम समझा रहे हैं और तब जाके प्रिंसिपल को बताएंगे। हालांकि प्रिंसिपल पहले लिखना होता है, लेकिन पहले हम कंस्ट्रक्शन समझा रहे हैं, तब प्रिंसिपल समझ में आएगा। अब यहाँ पर C1 जो है सो अटैच रहता है एक हाई वोल्टेज रेक्टिफायर HVR यानी कि हाई वोल्टेज रेक्टिफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से, नीचे वाला निगेटिव है तो हाई वोल्टेज रेक्टिफायर या हाई वोल्टेज का बैटरी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि 10,000 वोल्ट का बैटरी सामान्यतः बनता नहीं है, इसलिए रेक्टिफायर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। HVR ये कितना का होता है, कितना वोल्टेज यहाँ पर रहता है, जनरली जो होता है ये 10,000 वोल्ट का रहता है। यानी कि रेक्टिफायर जो हुआ, रेक्टिफायर का अर्थ होता है DC AC को DC में बदलने वाला एक डिवाइस। तो ये कितना DC में बदल रहा है, 10,000 वोल्ट DC में ये कन्वर्ट करता है। तो 10,000 वोल्ट के DC के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है और C2 तो समझ ही रहे हैं वो स्फीयर से कनेक्ट रहता है। अब ये होता क्या है, सो यहाँ ध्यान देना है कैसे ये काम करता है, वहीं से हम लोग का प्रिंसिपल निकलेगा काम कैसे करता है। तो जब मोटर के सहायता से ये घिरनी को घुमाया गया वो तो ठीक है, उससे पहले क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से, ये तो वायर है, वायर के थ्रू चार्ज कहाँ पहुँच जाएगा, कॉम्ब के पास पहुँच जाएगा। यहाँ पर पहुँचेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कंघी के सबसे आगे नोक रहता है, सब लोग जान रहे हैं नोक रहता है, यहाँ पर आ गया, चलिए छोड़िए, तो उसमें नोक रहता है। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि नोक पर आवेश घनत्व तो अधिकतम होता है, चार्ज डेंसिटी जो होता है सो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी जब नोक पर मैक्सिमम रहता है, जहाँ से चार्ज वहाँ क्या होता है, स्वतः हवा में फैलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है सो अपने आप हवा में फैलना शुरू हो जाएगा। फैलने से क्या होगा, सामने में जो कुचालक बेल्ट है, विद्युत रोधी बेल्ट है, उसको चार्ज कर देगा। कौन सा, ये बेल्ट जो है सो चार्ज हो गया। अब चार्ज होने के बाद क्या हुआ, ये तो मोटर के सहायता से घिरनी तो घूम ही रहा है। जैसे जैसे घिरनी, अब तो ये जो है सो इधर वाला बेल्ट नीचे आ रहा है और ये बेल्ट ऊपर जा रहा है। जब घूमना शुरू हुआ तो ये चार्ज जो है सो चला जाएगा बेल्ट के सहारे, ये पहुंच जाएगा ऊपर की ओर, बढ़ना शुरू कर देगा। अब पीछे से बेल्ट आएगा, डिस्चार्ज बेल्ट है, उसको भी ये भेजते रहेगा और ये चार्ज जो है सो ये बेल्ट के सहारे C1 से कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की ओर C2 पर। अब C2 कंघी क्या करेगा, ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके इसको भेज देगा किस पर, स्फीयर पर। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। लगातार चलने के वजह से ये जो स्फीयर है उस पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जब जमा हो जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज होने के वजह से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q समानुपाती है V का। तो जब ज़्यादा चार्ज होने के वजह से इसका वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इस तरह से ये हाई वोल्टेज हम लोगों को प्रोड्यूस करेगा। तो इसका प्रिंसिपल कौन सा है, देखिए ये दो अलग अलग बुक में NCERT और बाकी सब जो टेक्स्ट बुक है कुछ प्रिंसिपल का अंतर है। तो हम सिंपल प्रिंसिपल कैसे उपयोग करेंगे, दोनों में क्या है हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि दोनों प्रिंसिपल में क्या अंतर है। देखिए बाकी सब टेक्स्ट बुक NCERT में जो दिया हुआ है, NCERT में कुछ इस तरह का टेक्स्ट बुक, इस तरह का प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है, लेकिन इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है। देखने से लग रहा है इसका छोटा त्रिज्या है, इसका बड़ा त्रिज्या है। चार्ज यहाँ भी है, चार्ज यहाँ भी है। तो जब छोटा त्रिज्या होगा तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ज़्यादा त्रिज्या होने की वजह से चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो स्वतः आप जान रहे हैं चार्ज फ्लो क्या होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो यहाँ से चार्ज जो है सो यहाँ पर स्वतः ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी सब बुक में या बहुत सारे बुक में, अधिकांश बुक में इस तरह का चीज़ इस्तेमाल किया गया है कि आप जानते हैं कि नोक पर चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होता है, जहाँ से चार्ज स्वतः हवा में फैलता है। तो नोक दोनों काम करता है, जिस तरह से वह स्वतः हवा में फैलाता है उसी तरह से वो अट्रैक्ट भी करता है। जिस तरह से लाइटनिंग रॉड छत पे लगा हुआ रहता है कोई भी ठनका सबसे बचाने के लिए, तो वो जो है लाइटनिंग रॉड का काम क्या है, जो आसपास में जब भी ठनका गिर रहा है तो उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करके और उसको ग्राउंड कर देगा। तो उसी तरह से जो है तो नोक का दोनों पॉइंटेड पोर्शन का दोनों काम हो जाता है कि वहाँ पर वो चार्ज को हवा में फ्लो भी करता है और चार्ज को वो अट्रैक्ट भी करता है। दोनों का दोनों उसका फंक्शन है।
तो यहाँ पर हम जो तो बाकी सब बुक में ये नोक वाला लिखा हुआ है, स्पेशली एनसीईआरटी में जो है वहाँ पर इस तरह का जिक्र किया हुआ है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल कम होगा, जिसके कारण जो है सो यहाँ से यहाँ पर चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो हम सिंपल वाला जिसमें बस यही बतलाएंगे, यही यूज करेंगे कि नोक पर चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ से चार्ज जो है सो स्वतः हवा में फैलने लगता है। प्रिंसिपल इसका यही है। तो अब जो है सो हम बात करते हैं किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल लिखिएगा, सिद्धांत। क्या होता है सिद्धांत, कि कोई भी कंडक्टर के, कोई भी चालक पर के नोक पर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जहां से चार्ज स्वतः हवा में फैलने लगता है। बस इसी बात को लिख रहे हैं। हाँ, सिद्धांत लिखिएगा, सिद्धांत लिखिएगा। किसी चालक के नोक पर आवेश घनत्व, हिंदी में लिखिएगा सिद्धांत, किसी चालक के नोक पर आवेश घनत्व अधिकतम होता है जहां से आवेश हवा में फैलने लगता है। ठीक है, अब जो है सो इसका वर्किंग लिखिए, कार्यविधि। वर्किंग लिखने के बाद अब जो है वर्किंग लिखने के बाद आप लोग फिगर को ड्रॉ कीजिए और तब इसका वर्किंग प्रोसेस हम लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग आप फिगर ड्रॉ करना शुरू कीजिए, पॉज कर दीजिए और फिगर को ड्रॉ करना शुरू कीजिए। हाँ सॉरी, ये आप लोग वर्किंग बाद में लिखाएगा, पहले कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए। तो आप लोग कंस्ट्रक्शन लिख करके और फिगर ड्रॉ कर चुके हैं, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। और कंस्ट्रक्शन हिंदी में संरचना। ठीक है, फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिए और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो लोग भी इंग्लिश में पढ़ना चाहिएगा इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, और हिंदी वाले लिखिएगा। इसमें हिंदी वाले लिखिएगा, इसमें एक अधिक त्रिज्या का धातु का अर्धगोला होता है जो कि एक विद्युत रोधी स्तंभ पर स्थित रहता है, जो कि एक विद्युत रोधी स्तंभ पर स्थित रहता है। आगे लिखिएगा, इसमें दो घिरनी P1 तथा P2 होता है जो कि एक विद्युत रोधी बेल्ट से संयोजित रहता है। इसमें दो घिरनी P1 तथा P2 होता है जो कि एक विद्युत रोधी बेल्ट से संयोजित रहता है। फुल स्टॉप दीजिएगा। आगे लिखिएगा, जिसमें घिरनी P1 एक मोटर से संयोजित रहता है। फुल स्टॉप दीजिए, फिर आगे लिखिएगा। देखिएगा, इसमें धातु का बना दो कंघी C1 तथा C2 होता है, जिसमें C1 तथा C2 होता है जो कि बेल्ट की ओर स्थित रहता है। आगे लिखिएगा, जिसमें कंघी C1 एक उच्च वोल्टता के रेक्टिफायर, इसको हिंदी में दिष्टकारी कहा जाता है। तो उच्च वोल्टता के दिष्टकारी ऐसा आप लिख सकते हैं, चाहे रेक्टिफायर भी लिख सकते हैं, चाहे उच्च वोल्टता के HVR आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। HVR ब्रैकेट में 10,000 वोल्ट से संयोजित रहता है, के धन ध्रुव से संयोजित रहता है। आगे लिखिए, जिसे फुहार कंघी स्प्रे कॉम, ये क्या करता है, आवेश को फुहारा करता है, स्प्रे करता है, इसलिए इसको बुलाता है फुहार कंघी स्प्रे कॉम, जिसे फुहार कंघी कहते हैं। आगे लिखिए, तथा कंघी C2 धातु के अर्धगोला से संयोजित रहता है, जिसे संग्राहक कंघी कहा जाता है। ठीक है, लिख लिए। अब जो है अब आएगा वर्किंग यानी कि कार्यविधि। तो अब जो है सो वर्किंग हम लोगों को देखना है, कार्यविधि देखना है। इसको इंग्लिश में नोट कर चुके हैं। हाँ, कार्यविधि लिखिएगा। देखिए, फुहार कंघी HVR के सहायता से धनावेशित, यहाँ लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित हो जाता है और उसके नोक पर
धनावेश जमा हो जाता है, जिसके कारण वह धनावेश का बेल्ट पर फुहार करता है। आगे लिखेगा, जब मोटर के सहायता से घिरनी को घुमाया जाता है तब बेल्ट के सहायता से धनावेश कंघी C1 से C2 के निकट पहुंच जाता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, कंघी C2 पर विपरीत आवेश होने के कारण वह धनावेश को आकर्षित कर विद्युत रोधी बेल्ट पर भेज देता है। आगे लिखिएगा, यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जिसके कारण सेल पर बहुत अधिक आवेश जमा हो जाता है। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, हम जानते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए यह उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब जो है इसका उपयोग में लिखिएगा उच्च वोल्टता उत्पन्न करने में, धनावेशित कण को त्वरित करने में, नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करने में। इसके साथ हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है सो समाप्त हुआ। बस अब एक क्लास हम कोशिश करेंगे कि एक क्लास में जो है सो एनसीईआरटी का जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल हो चुका है। जो लोग भी नहीं देखे हैं पीछे का प्लेलिस्ट में या पीछे का वीडियो आप निकाल के देख लीजिएगा, आपको पिछला चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल हम करवा चुके हैं। अब जो है सो इस चैप्टर का एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है इसका न्यूमेरिकल करवाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले क्लास में।